जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने कुछ और क्वेश्चंस पिकअप किया है जो पेटेंट क्वेश्चन है पीजीटी वालों का। देखते हैं, ये भी क्वेश्चंस हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। क्या है इस क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट, कैसे इजी वे में लगाएंगे, कम टाइम में लगाएंगे। क्योंकि हमने पहले कहा है कि ये चीज़ें आपके दिल और दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, क्योंकि मेन गेम तो इसी की है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द डायमेंशन। ये आता है क्वेश्चन अक्सर कि डायमेंशन ऑफ सब स्पेस W ऑफ R क्यूब, 3 डायमेंशनल कोई वेक्टर स्पेस है जिसका W सब स्पेस XYZ दिया है, जहां XYZ के बीच रिलेशंस दिया हुआ। अच्छा यहाँ देखिए 2 रिलेशन दिया हुआ, कभी कभी 3 इक्वेशंस के रिलेशन दे देते हैं। तब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? तो जब भी इस टाइप क्वेश्चंस लगाने हो ना, 2 हो 3 हो या एक ही हो सकता है, एक ही रिलेशन दिया हो, ये भी हो सकता है, तो प्लीज कन्वर्ट दिस इन इकेलॉन फॉर्म। तो कैसे निकलेंगे इकेलॉन फॉर्म? हम लोग ताबड़तोड़ करते हैं, वो जो इक्वेशन से लिखा है उसको इकेलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए बस। और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू जो है एक्स वाई के टर्म में लिखिए। तो क्या होगा, एक्स प्लस 2y प्लस जेड 0 है तो 1 2 1 हो गया। दूसरे का जो होगा आप क्या है, 2 है, वहां 2 1 3 हो जाएगा। अब कन्वर्ट करिए इनके इकेलॉन फॉर्म में, 1 2 1 ताबड़तोड़ करिए। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 4, 1 माइनस 4 जो है आपका -3 होता है, और ये 2 हो जाएगा 3 माइनस 2 1 होता है। ये आपका यहाँ पता है ना, एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में हाल में सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ताबड़तोड़ करते रहिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो पहला इक्वेशन तो हमेशा ऐसे ही उतरता है, z इज इक्वल टू 0। रिड्यूस इक्वेशन ये होगा कि -3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी z इज इक्वल टू 3y हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, z इज इक्वल टू जो 3y है इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, तो x प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। और जो आपकी वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू यहाँ निकल के आएगी, ये हो जाएगा 5 माइनस XY 5। ओके, आनंद आ रहा है। अब y की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3XY 5 हो गया ना। तो ये जो W है एक्चुअल में क्या बना आपका, x की जगह x, y की जगह -XY 5 और z की जगह -3XY 5। यही तो करते हैं। अब x में ये जो आप लिखे हैं, जितने वेरिएबल प्रेजेंट हैं उतने उसके डायमेंशन होते हैं। तो सिंगल 1 वेरिएबल प्रेजेंट है तो ओनली 1 डायमेंशन। तो ये जो सब स्पेस है उसका डायमेंशन 1 होगा। अच्छा, कभी बेसिक भी एग्जाम में पूछता है, जो पेपर सेटर होता है वो जानना चाहता है, यहाँ से x कॉमन खींच लीजिए, जो भी आएगा 1 -1/5 और -3/5। तो इसके तो इनफाइनाइटली मेनी बेसिस होंगे, बट उसमें से एक बेसिक ये भी होगा। दिस इज द बेसिक हियर, यानी जो भी बेसिक बनेगा वो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसी में से वो निकल के आएगा। ओके, इज इट क्लियर? तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 1 होगा। अच्छा, अगर 3 दे देता है तो यहाँ फिर 3 इक्वेशंस बना के लिखने पड़ते हैं। अगर 3 लिख देता है थोड़ा वो क्वेश्चन से लेंदी हो जाता है, बट यहाँ 125 क्वेश्चंस 2 घंटे में सॉल्व करना है तो फिर वो तो इतना लेंदी बनेगा नहीं सारा क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन होगा 1 डायमेंशन है तो पहला सही है। देखिए कितना ऑप्शन भी बनाया गया, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अच्छा लिखा है, सेटिंग बढ़िया किया है। तो इसका डायमेंशन 1 है, बेसिक क्या है वो भी पता चल गया। कैसे निकालेंगे ये भी एक आइडिया मिल गई कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो प्लीज कन्वर्ट दिस इन इकेलॉन फॉर्म। आप उसको इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रयास मत करिए ना, उसको इकेलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर थोड़ा बहुत आपका कुछ सेकेंड टाइम जाएगा तो ट्रूथफुल टाइम है, आप बहुत सारी गलती से बच जाएंगे। और एग्जाम में एक ये भी बड़ा मायने रखता है, जो गलती से बच जाता है ना उसका सिलेक्शन जो है ना, वो सिलेक्शन का तगड़ा दावेदार हो जाता है। गलती आदमी को जो है ना एग्जाम को क्रैक करने से दूर कर देती है, सफलता से दूर कर देती है। तो इसलिए गलती जो है ना, मिस्टेक कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक पिकअप किया है क्वेश्चन पे, और ऐसा देखने में पीजीटी में ऐसा क्वेश्चंस कम आता है। जनरली नेट गेट आईटी जैम के ऐसे क्वेश्चन वो सेट करते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन सेकंड जो सेट किया गया है ये यूपी पीजीटी में देखने में बहुत कम आता है। लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे पीजीटी का भी थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है। 5 से 10% क्वेश्चन थोड़े बड़े टेक्निकल बनने जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को पिकअप किया हुआ है। देखिए क्या है ये
ये कह रहा है कि AH इंटरसेक्शन BH फाई दिया हुआ है, ठीक है, दो कोसेट्स लेफ्ट कोसेट है, उनका इंटरसेक्शन फाई है। तो रिजल्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या क्या हो सकता है, यानी उनके बीच रिलेशन कैसा होता है, क्या उनके बीच रिलेशन डेवलप होता है। तो ये कहते हैं साहब या तो हम आइडेंटिकल हो जाते हैं, ये एक रिलेशन बन जाता है, और हम डिसजॉइंट हो जाते हैं, ये मतलब होता है इनका। या दो कोसेट्स इक्वल होते हैं या उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। ये कहते हैं कि साहब हमारा ऐसा रिजल्ट है, हम लोग ऐसे रहते हैं, दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स, दो कोसेट्स चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, उनके बीच ये रिलेशन होता है। अब ये कहा है कि कोसेट के बीच रिलेशन ये डिसजॉइंट वाला है, यानी इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो जो 4 ऑप्शंस दिए हैं कह रहा है कि उसमें से क्या हो सकता है। तो देखिए ये तो कभी नहीं हो सकता है, नेवर। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि A इज टू B अगर हो जाए तो AH इंटरसेक्शन BH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AH इंटरसेक्शन AH, और AH इंटरसेक्शन AH तो पूरी दुनिया जानेगी ना AH होगा, कभी ये फाई हो ही नहीं सकता है। यानी अगर ये फाई है तो ये B होने की संभावना ही समाप्त हो गई। तो ऑप्शन 3 सही नहीं हो सकता किसी भी कीमत। दूसरी बात ये है कि क्या B AH में बिलोंग करेगा या नहीं। हम ये जानते हैं कि हर एलिमेंट जो होता है अपने कोसेट में मिलता है। ओके, इज इट क्लियर हियर? B BH में मिल रहा है, तो अगर B BH में मिलता है तो क्या B AH में मिलेगा? किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कह दिए कि B AH में मिलता है तो B तो BH में है, तो निर्विवाद रूप से सही है, यहाँ कोई विवाद ही नहीं है कि हर एलिमेंट अपने कोसेट में तो मिलता ही मिलता है। अगर B AH में भी हो गया तो इसमें एक एलिमेंट कॉमन हो गया, अगर एक एलिमेंट भी अगर कॉमन हो जाता है तो AH इज इक्वल टू BH हो जाएगा। यही तो कोसेट की महिमा है, कोसेट यही कहता है, या तो हम आइडेंटिकल हो जाएंगे या कोई भी एलिमेंट कॉमन मेरे बीच नहीं रहेगा। तो B AH में कभी नहीं हो सकता। ये तो होता है 100% कि हर एलिमेंट अपने कोसेट में मिलता है, लेकिन B AH में नहीं मिलेगा 100%। क्यों नहीं मिलेगा? अगर ये इसमें मिल गया तो फिर ये इक्वल हो जाएगा, तो जो कंडीशन दी हुई है उसके जो है अपोजिट चीजें चली जाएंगी। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है नहीं, सॉरी, B AH में बिलोंग नहीं कर सकता है। इसका क्या मतलब होगा? B AH में नहीं बिलोंग करता, इसका मतलब ये होगा कि B AH का एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये होगा यही ना कि B डज नॉट बिलोंग टू H, किसी कीमत पर नहीं होगा। तो ये सही है। तो बाकी ऑप्शन यहाँ देखने की जरूरत नहीं थी, बट ये भी हो सकता है कि BH का एलिमेंट हो सकता है, राइट। हम ये दावा नहीं कर सकते कि एलिमेंट नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मुझे बेस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन टिक करने होते हैं। अब एमसीक्यू तो है नहीं कि केवल एक सही होगा, सॉरी एक से ज्यादा सही होंगे। एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो एक ही सही होना है। अगर ये टिक लग गया तो एग्जामिनेशन हॉल में अन्य क्वेश्चंस, अन्य ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप टिक मारिए, बस आगे हो जाइए। इस स्तर का जो कंपटीशन है वो आपसे मांग करता है, अगर आपने पहला ऑप्शन टिक कर दिया है तो अन्य देखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी एग्जाम हॉल में बैठे तो पहले ऑप्शन पूरा सीरियसली देखें। हालांकि एग्जामिनर बहुत कम पहला ऑप्शन सही देगा, अधिकांशतः वो पहले के बाद नेक्स्ट देगा, ताकि वहां भी टाइम आपका किल हो, अन्य ऑप्शनों को भी जज करना, अन्य ऑप्शनों को देखें। यहाँ आपसे जो टाइम किल कराना उनका भी एक उद्देश्य है, भाई एग्जाम है तो वो चाहेंगे आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा किलो, टाइम में आपको फंसाना चाहेगा। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं है, देख ही रहे हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत टफ नहीं है। 5 और 10% को छोड़ दिया जाए तो वो आपके जो इंटरमीडिएट की जो चीजें हैं वही एक आपकी जनरल चीजें पूछी जा रही हैं, जनरल चीजें हो रही हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। आपने पेपर देखा है तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपको थोड़ा फास्ट लगाना होगा, और फास्ट तब लगेगा जो रिजल्ट जवान पे होगा और ट्रिक जो है आपको पता होगी। तो हम रिजल्ट और ट्रिक पे ही वर्क करना है। तो BH में नहीं होगा, 100% सही है, ये बात हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। जब ये सही हो गया तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर पहला कोई ऑप्शन 100% लग जाए तो टिक मार करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगी। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की ये भी एक टेक्निक है। अब एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पिकअप किया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए। हालांकि ये भी क्वेश्चन जो है सीरीज पे बनते हैं, ये खूब बनते हैं सीरीज पे, लेकिन ये यहाँ सीरीज जो बनाई गई है ना, यहाँ वो ये नहीं पूछा है कि इसकी सम की वैल्यू क्या है। अक्सर जनरली सीरीज देता है तो सम की वैल्यू पूछता है, तो यहाँ सम नहीं है, पूछा है कि यहाँ x क्यूब की वैल्यू हम किस टर्म में लिखेंगे, क्या ऐसा आएगा क्या।
यहाँ से सिर्फ एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए अब यहाँ अगर ध्यान से सीरीज को अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन देखते ही एक आइडिया डेवलप होगी, दिल खुश होगा आपका कि ये सब हम एक्स क्यूब के पावर में लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप, मैं लिख रहा हूँ ये माइनस एक्स क्यूब है, माइनस 1/2, ये एक्स क्यूब का पावर हो जाएगा, माइनस 1/3, ये एक्स क्यूब पावर पे 3 हो जाएगा। तो थोड़ा हम और मार्कर दूसरा रखें, ठीक है, माइनस एंड सो ऑन, ये सारी चीजें होंगी। अगर एक्स क्यूब को मैं यहाँ टी ले लूँ तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3। याद आ रहा है ना, इसका एक्सपेंशन है। जनरली वो देता है, बार बार हमने कहा है कि ये जो log 1 प्लस एक्स है और ये जो log 1 माइनस एक्स है, इस पर हमेशा क्वेश्चन पीजीटी वाले बनाते ही बनाते हैं। ये बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है उनका। ऐसे देखिए कभी कभी तो इसमें 2-2 क्वेश्चन बन गए, वहां भी बातें होंगी जब उस चीज को उठाएंगे। तो ये किसका एक्सपेंशन, ये कहेगा साहब हम जो एक्सपेंशन है माइनस log 1 माइनस टी के एक्सपेंशन, बस बात हो गई है। नहीं सॉरी, log 1 माइनस टी के एक्सपेंशन है। अब तो 1 माइनस टी क्या होगा, e रेज टू द पावर y हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या माने हैं आप, एक्स क्यूब माने हैं, ये हो गया e रेज टू द पावर y। अगर ये जाएगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर y, और एक्स क्यूब आपको निकालना था तो 1 माइनस ई रेज टू द पावर y। और पहला यहाँ भी देखिए, पहला ऑप्शन ही सही है, फिर अन्य को देखने की आपको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस थे हमने वो सारे सॉल्व किए। अब इसके बाद जो है हम कॉम्प्लेक्स और कैलकुलस को सॉल्व करेंगे पूरे, उनको जितने क्वेश्चंस हैं, कितनी टेक्निकलिटी है, क्या रिजल्ट है, वो सब सारी बातें होंगी। तो थैंक यू गाइस।